मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, भागलपुर, SM महाविद्यालय भागलपुर में कार्यरत। आज अपने विद्यार्थियों से मैं रीति सिद्ध काव्य का परिचय शीर्षक पे विचार विमर्श करूँ। रीति सिद्ध काव्य यह पाठ्यक्रम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य उत्तर मध्यकाल, जिसकी अवधि लगभग सन 1650 से 1850 तक मानी जाती है, को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने रीति काल नाम से अभिहित किया। वस्तुतः हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्यशास्त्र के रीति से गृहीत किया गया। इसका अर्थ है विशिष्ट पद रचना। रीति काल में काव्य रचना संबंधी नियमों के विधान को ही रीति का नाम दिया गया। अर्थात इस कालावधि में अधिकांश कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर ही काव्य रचना की। इस रीति विशिष्ट काव्य पद्धति को लक्षित करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इस काल के कवियों को उनकी रीति संबद्धता के कारण रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त कहा है। रीति सिद्ध काव्य की अवधारणा। रीति काल के लगभग 200 वर्षों की कालावधि के बीच रचे गए साहित्य का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इसका 2/3 से अधिक साहित्य ऐसा है जिसमें काव्यशास्त्रीय अंगों और नियमों का विवेचन या काव्यशास्त्रीय ज्ञान का प्रदर्शन ही रचनाकारों का मुख्य ध्येय रहा है। ये कवि काव्यांगों के स्वरचित लक्षणों के साथ अन्य कवियों के उदाहरण देकर विषय के विवेचन पर अधिक बल देते थे, जिससे कवि की प्रतिभा या कवित्व की दृष्टि का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरा वर्ग उन रचनाओं का है जिसके रचनाकार रस, छंद और अलंकार आदि विशिष्ट काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण लिखने में भी अपनी काव्य शक्ति का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये रचनाकार अपने ज्ञान एवं कवित्व प्रतिभा को समान रूप से प्रकट करते हैं। इनके काव्यांग विवेचन में जो लक्षण दिए गए हैं, उनके उदाहरण उन काव्यशास्त्रीय लक्षणों पर पूर्णतः खरे उतरते हैं। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध करी। तीसरा वर्ग उन रीति काव्य ग्रंथों का है जिनके रचनाकारों को लक्षण निरूपण या काव्यशास्त्रीय विवेचन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस वर्ग के रचनाकारों ने यद्यपि किसी रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, किंतु उन्हें रीति की पूरी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना करते समय किया है। केवल कवित्व प्रदर्शन ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है, लेकिन ये कवि काव्यांगों की विवेचना नहीं करते हुए भी रीति निरूपण में पारंगत थे और काव्य रचना करते समय काव्य शास्त्रीय नियमों का अक्षरशः पालन करते थे। इन कवियों को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। काव्य रचना करते समय इन कवियों के संस्कार में काव्य शास्त्रीय विधान गहराई से बैठा हुआ था। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों और आलोचकों के एक बड़े वर्ग ने रीति सिद्ध काव्य को रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत ही माना है। इसका एक अन्य कारण यह है कि मतिराम, भूषण, तोष, कुलपति मिश्र और पद्माकर आदि कुछ कवियों ने समान रूप से रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों तरह के काव्य ग्रंथों की रचना की। इसके साथ ही रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों ही तरह के कवियों में काव्य शास्त्रीय संस्कार एक समान है, किंतु भ्रांति से बचने के लिए यह जानना आवश्यक है कि रीति सिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन
संस्कार बस बिना काव्यांग विवेचन से किया जाता था, जबकि रीतिबद्ध काव्य में काव्यांग विवेचन या लक्षण निरूपण प्राथमिक होता था। कविता गौण होती थी। रीति सिद्ध रचनाओं में किसी न किसी नायिका का रूप वर्णन और नक्शिक वर्णन यह सिद्ध नहीं करता कि वे रीतिबद्ध या रीति ग्रंथ है। अतः रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य संज्ञाओं का अंग कुछ एक जैसे बिहारी कवियों को छोड़कर कवि विशेष या वर्गों को लेकर नहीं, बल्कि रचना विशेष को लेकर है। बिहारी इस धारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन रीति परिपाटी की सभी विशेषताएं उसमें विद्यमान है। भगीरथ मिश्र ने लिखा है, इस प्रकार के बहुत से कवि हैं जिन्होंने इसी परिपाटी पर रचनाएं की, पर प्रमुखतया उनकी देन काव्य के ही क्षेत्र में है, शास्त्र के क्षेत्र में नहीं। रीतिकाल में सबसे अधिक चर्चित रचनाकार रीति सिद्ध कवि हैं। प्रमुख रीति सिद्ध कवि और उनके रीति सिद्ध काव्य। बिहारी, उनकी रचना बिहारी सत्सई। सेनापति, उनकी रचना कवित्र रत्नाकर। मतीराम की रचना मतीराम सत्सई। भूषण की शिवा बावनी छत्रसाल दस। रसनिधि की रतन हजारा। वृंद की नीत सत्सई। कालिदास त्रिवेदी की कालिदास हजारा। भूपति की भूपति सत्सई। विक्रम की विक्रम सत्सई। पद्माकर की गंगा लहरी प्रताप सिंह गिरदावली। इस प्रकार यह रीति सिद्ध कवि और उनके रीति सिद्ध रचनाएं हैं। रीति सिद्ध कवियों के वर्ण विषय। हम यह जानते हैं कि रीतिकालीन अधिकांश काव्य राजाओं, नवाबों और सामंतों के आश्रय में लिखा गया था, और ये आश्रयदाता अधिकांशतः विलासी थे। आश्रय प्राप्त कवियों के लिए यह जरूरी था कि वे ऐसे श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करें जो उनके आश्रयदाताओं के विलासी संस्कार को संतुष्ट कर सके। श्रृंगार का सीधा संबंध सौंदर्य और प्रेम से होता है। यह सौंदर्य और प्रेम कोई आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूर्णतः लौकिक और ऐहिक है। इस क्रम में काव्यशास्त्रीय रूढ़ियों जैसे प्रियतम से मिलने की उत्कंठा, प्रिय वियोग की व्याकुलता, अंधेरी या चांदनी रात में आलिंगन, विरहावस्था, विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं, भाव और क्रिया प्रायः सभी कवियों का न्यूनाधिक वर्ण विषय है। लेकिन आश्रयदाताओं को अपने राज्य, सीमा और शासन की सुरक्षा के लिए भी युद्ध करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में आश्रयदाताओं और उनकी सेना को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए आश्रय में रहने वाले कवि उनके युद्धों और पराक्रमों के साथ ही उनकी दानवीरता, क्षमाशीलता और धर्मवीरता का भी अतिरंजित वर्णन करते रहे। इनकी श्रृंगारिक रचनाओं में प्रकृति एक महत्वपूर्ण अवलंबन हुआ करती थी, इसलिए प्रकृति संबंधी दृश्य भी इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होते रहे। जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर नीतिपरक रचनाएं और जीवन जगत से जुड़े कुछ अन्य विषयों पर भी इन कवियों ने रचनाएं की। इन रचनाकारों ने भक्तिपूर्ण रचनाएं भी की हैं, जो या तो उनकी निजी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति है या ग्रंथों के आरंभ में की गई स्तुति। कुछ तत्व चिंतन संबंधी रचनाओं में सामान्यतः आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, माया, ज्ञान और साधना आदि प्रमुख वर्ण विषय रहते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीति सिद्ध काव्य ग्रंथों के विषयों को प्रमुखतः 5 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला प्रशस्ति का ज्ञान, दूसरा श्रृंगार, तीसरा प्रकृति चित्रण, चौथा नीति, भक्ति एवं दर्शन। अतः रीति सिद्ध रचनाएं रीति सिद्ध कवियों के दर्जे को निरूपित करती हैं। हम कह सकते हैं यद्यपि रीति सिद्ध रचनाएं संख्या में कम हैं, किंतु वह अमिट छाप छोड़ती हैं, और इसके उदाहरण में बिहारी प्रमुख कवि के रूप में आते हैं।
धन्यवाद।